हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो बहुत बड़ी जो इस वक्त की इस रीजन की सबसे बड़ी खबर है वो यकीनन G20 है। क्योंकि दुनिया के ग्रेट 20 जो कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स जमा हो रहे हैं न्यू दिल्ली में। इंडिया इस समिट को होस्ट कर रहा है और ये वर्ल्ड लीडर वाला जो फेज़ है जिसमें दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स कंट्री के और प्रेसिडेंट कंट्रीज के और जिस तरह मोहम्मद बिन सलमान, जो बाइडेन, बहुत बड़े-बड़े लीडर्स वहाँ पे उन्होंने 9th एंड 10th ऑफ सितंबर को यानी कल और डे आफ्टर टुमारो दे विल कम टू न्यू दिल्ली एंड दे विल अटेंड द G20 समिट। एक तो ये डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन इसके हवाले से बड़ी सारी बातें भी हो रही है कि रशियन प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे, चाइनीज प्रेसिडेंट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है G20 में भी और इंडिया के साथ कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से और ताल्लुकात के हवाले से। रशिया और इंडिया तो खैर बड़े मजबूत फ्रेंडशिप है। चाइना के साथ ठीक है हालात ख़राब हुए लेकिन फिर भी बिजनेस और इस तरह की चीज़ें चल रही है। क्या जेलसी है या कोई और रीज़न कि शी जिनपिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं? इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ में ईयर ड्रिल्स चल रही हैं दोनों कंट्रीज़ की। चाइना पाकिस्तान की कंबाइन एयर ड्रिल चल रही है और इसके साथ-साथ इसी दौरान इंडिया की भी ईयर ड्रिल चल रही है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर डिफेंस एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया जनरल अश्विनी कुमार सिवाज साहब। सिवाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, स्टार्ट डायरेक्टली करेंगे G20 से। और G20 में बाकी सारे लीडर्स आ रहे हैं 18 कंट्रीज के आउट ऑफ 20। लेकिन चाइना और रशियंस जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं और इसके बाद शी जिनपिंग साहब हैं, दे आर नॉट अटेंडिंग दिस समिट। क्या कहेंगे इस हवाले से? इसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो चाहते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कम हो। चाइना के हवाले से मैं बात करूं, रशिया की नहीं। तो वाकई ऐसा है कि इंपॉर्टेंस इसकी कम हो जाएगी, या ठीक है वो नहीं भी आते तो 18 दुनिया के बड़े लीडर्स तो वहां पे होंगे न्यू दिल्ली में? हाँ बिल्कुल, देखो फकर, इसमें कोई शक नहीं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। पहले तो हम देखते हैं ये G20 जो है कि ये 20 ऐसी देश हैं जो कि लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जी 80% ऑफ जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड इज विद दिस G20 कंट्री। जी। और ये कंट्रीज हैं G7 की भी जो डेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो यस। भारत जो है एक प्रकार से इंटरफेस बन के निकला है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। और राइट। अब ये जिस प्रकार से ये मीटिंग होती रही है, ये अभी मीटिंग जो है 2008 से स्टार्ट हुई थी और उसके बाद 2012 से ये कंटिन्यूस जी। है। और शी जिनपिंग ने ऑलमोस्ट एवरी मीटिंग ही हैज अटेंडेड, एक्सेप्ट वो इस बार वाली नहीं कर रहे। मगर सच्चाई यह है कि भारत ने इसका पूरा प्रोफाइल चेंज कर दिया मीटिंग का। जिस प्रकार से इस मीटिंग के अंदर जो भी दूसरे देश होते थे, वो जो मीटिंग करते थे 2 या 3 मीटिंग पूरे साल में होती थी। मगर भारत ने करीब-करीब 220 मीटिंग की हैं, हम्म। 60 सिटीज़ में, 28 हमारी जो स्टेट्स हैं और 8 हमारी यूनियन टेरिटरी, हर जगह। और हमने अपना शोकेस किया है डाइवर्सिटी, हमने अपने देश की के लिए इन्वेस्टमेंट की है और जी। एक प्रकार से हर टॉपिक को कवर किया, चाहे वो टूरिज्म है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे बिल्कुल। वो हेल्थ है, चाहे वो आपका टेक्निकल इशू है। तो पूरे एक साल से जो हम 9 महीने से लगे हुए हैं, इसके ऊपर हमने शो केस किया है पूरे वर्ल्ड को कि किस प्रकार से जी आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और दूसरा जो भारत बन के उभरा है वो ग्लोबल साउथ की आवाज़, जो जी। ग्लोबल साउथ जो कमज़ोर देश हैं, अफ्रीकन कंट्री, जिनकी कोई सुनता नहीं था, आज हम उसकी आवाज़ बन के उभरे हैं। और अब जो हमने कहा है कि इसके अंदर जो G20 के अंदर 9 स्पेशल इनवाइटीज हैं, उसके साथ-साथ हमने जो अफ्रीकन यूनियन है उसको भी बुलवाया है और एक प्रकार से ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि इसको भी एक G20 का मेंबर बना के इसको G21 करना जी। चाहिए, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज इनका कोई सुनने वाला नहीं। तो ये बिल्कुल। सच्चाई है कि ये मीटिंग बहुत बड़ी है और इसका अहमियत बहुत है। और मुझे लगता है G20 की अहमियत इसके बाद बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जो कंट्री हमारे बाद लेगी वो भी प्रेशर में होगी कि भाई जिस प्रकार से भारत ने इसको शो केस किया है, वो 4 पिलर हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट थे। बिल्कुल। इंक्लूसिविटी,
उसके बाद एक्शन पैक्ट एजेंडा, उसके बाद आपने डेवलपमेंट, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हुँ, 4-5 चीजों को हुँ, लेके भारत चला था और ऑलमोस्ट हर चीज में सक्सेसफुल हुआ है। मगर ये भी सच्चाई है, जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट पूछा फकत, कि जो 2 मेन देश हैं और काफी बिल्कुल, इंपॉर्टेंट देश हैं, रूस और चीन, इस G20 में, क्योंकि अगर आप देखें इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चीन जो है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और थर्ड मिलिट्री पावर है, और इसी प्रकार रूस जो है वो सेकंड मिलिट्री पावर है और 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी। जी, इनका ना आना एक क्या ये सेटबैक है। देखो, पहली बात हम बात करते हैं रूस की। देखो, जी, रूस के जो पुतिन थे वो ब्रिक्स समिट में भी नहीं गए। उनकी वजह बिल्कुल, ये थी कि वो ब्रिक्स में इसलिए नहीं जा पाए, क्योंकि जो उनके अगेंस्ट वारंट इश्यू कर रखे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, जी, ह्यूमन राइट वायलेशन जो हुए हैं यूक्रेन में, अलेज्ड ह्यूमन राइट वायलेशन, जी सर, तो वहां साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सिग्नेटरी है। अगर बिल्कुल, वो वहां जाते तो उनको अरेस्ट करना पड़ता, इसलिए वो वहां से नहीं गए, और उन्होंने वर्चुअल ब्रिक्स समिट को एक प्रकार से पार्टिसिपेट किया। मगर वो ऐसा भारत में नहीं था। भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सिग्नेटरी नहीं है। अगर बिल्कुल, वो यहाँ आते तो वहां यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। मगर इसके बावजूद भी वो नहीं आए। उसका मतलब कतई नहीं है कि वो भारत की जो लीडरशिप है उसको थोड़ा सा नीचा दिखाना चाहते हैं, बल्कि वो चाहते हैं ये जो भी G20 के एक प्रकार से मीटिंग हो, वो सक्सेस हो, कि भारत और रूस के रिलेशन जो है वो बहुत ही अच्छे रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अभी भी हम 32% अपना ऑयल वहां से खरीदते हैं रुपी रूबल से। मगर वो उनका मेन कारण ना आने का है, क्योंकि जी, रूस यूक्रेन की लड़ाई के कारण वो अकेले पड़ गए हैं, और उनको वो अवॉइड कर रहे हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज को, जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। वो लगता जी, है उनको कि एक एम्बैरेसमेंट होती कि उनके साथ 1 to 1 होते। तो वो सच्चाई यह है कि उसका मेन रीजन है G20 में न आना, इस वेस्टर्न ब्लॉक को अवॉइड करना रशिया यूक्रेन वार के कारण। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुद पर्सनली रिंग करके भी बातचीत करके उनको बताया कि मेरी वजह, या मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूं। पब्लिकली उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। जी, मगर जब बात आती है चाइना के प्रेसिडेंट की, शी जिनपिंग की, तो उसके जो रीजन है वो कोई काफी अलग है। इसमें कोई शक नहीं कि जो चाइना है वो हुँ, भारत की जो प्रोग्रेस को देख के मुझे लगता है काफी जला हुआ है। जब से चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल हुआ है, बिल्कुल, और लूनर 25 फेल हो गया था रूस का वहीं पर साउथ पोल मून में, और साथ में जो भारत का कद बढ़ता जा रहा है, भारत ने बहुत ही अच्छी तरीके से G20 को एक प्रकार से नो भिन्ने से कार्रवाई की है। तो इसलिए चीन जो है इसका श्रेय भारत को नहीं देना चाहता, भारत में नहीं आना चाहते। इसके अलावा दूसरे 3-4 और रीजन है, वो जानते हैं कि G20 जी, एक यूरोपियन ब्लॉक है, और ये जो अमेरिका डोमिनेटेड यूरोपियन ब्लॉक है, और जी, उसमें जो शी जिनपिंग है वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उनको लगता है कि ये ब्लॉक है जो कि पूरा प्रो वेस्टर्न है। वो इसकी बजाय अभी ब्रिक्स जैसे समिट जहां पर बोलबाला चीन का है, वह उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, और इसीलिए उन्होंने जो 6 न्यू मेंबर भी लिए हैं, जो वो मेंबर तो कंसेंसस से आए हैं, मगर जी, उसकी वजह यही है कि वो ब्रिक्स को उठाना चाहते हैं, जो कि एक प्रकार से चीन का दबदबा रहे। इसके अंदर जो ओके, कंट्री अभी लिए हैं, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया है, बिल्कुल, यूरेन है, ईरान है, इजिप्ट ईरान है। है, उसके बाद इथोपिया है, और अर्जेंटीना, ये सारे देश चीन के बहुत नजदीक है। तो ये भी एक बिल्कुल, बड़ा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि वो नहीं चाहते कि भारत का कद बढ़े, और वो जो साउथ एशिया में एक प्रकार से उसके लिए थ्रेट बने। तो कहीं ना ओके। कहीं ये 3-4 रीजन है। इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं होना देना चाहते, और वो श्रेय नहीं देना चाहते भारत को। तो इसके कारण वो जानबूझ के नहीं आए, और ये सच्चाई है।
अच्छा, जनरल साहब एक चीज़ आपने बात की कि वो नहीं चाहते कि भारत का जो कद-काठ है इस वक़्त इंटरनेशनल फ़ोरम्स के ऊपर, या फिर नरेंद्र मोदी साहब को यूएस में भी लोगों ने देखा, इजिप्ट में भी देखा, यूएई में भी देखा, इंडोनेशिया में भी देखा, साउथ अफ्रीका में भी देखा। इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पे भी लोगों ने देखा कि बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बड़ा बहुत बड़ा प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, जहाँ पे भी वो जाते हैं। और जिस कंट्री में भी जाते हैं तो वो बड़ा शायद खुशकिस्मती या खुशनसीबी कहते हैं उसको कि जी हमारे पास इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे कदम रख रहे हैं हमारे ज़मीन के ऊपर। सर क्या कहेंगे कि इस सारी चीज़ों को चाइना रोक सकता है? अगर वो इसमें नहीं आता, लेट्स सपोज़ जी20 में नहीं आया, तो ना तो जी20 रुकेगा और ना हिंदुस्तान या भारत जिसको अब कहते हैं, ना उसका कद-काठ छोटा होगा। हाँ, बिल्कुल, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि जी। सच्चाई ये है कि जो शी जिनपिंग के ना आने से, क्योंकि उनके जो प्रधानमंत्री ली क्विंग है, वो इसको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। जी, और अगर आप देखें कि जो एशियन समिट भी हुई है और जी। ईस्ट एशिया समिट हुई है इंडोनेशिया आसियान की। जकार्ता में, हाँ, आसियान की, वो उसमें भी नहीं गए। उसमें वो प्रेज़िडेंट बाइडेन भी नहीं गए और शी जिनपिंग भी नहीं। तो सच्चाई है जी। जी20 में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। जी20 की मीटिंग होगी, उनके प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मगर ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं माइंडसेट जो चीन का है, और चीन का हुँ। माइंडसेट भारत को लेके काफ़ी नेगेटिव है। और जब से भारत ने रेज़ की है उँगली, जब इन्होंने एक नया मैप भी इश्यू किया है अभी, और वो भारत के ही अगेंस्ट नहीं, वो बाकी जो एशियन कंट्री हैं, वो उन्होंने भी रिप्रेज़ेंट किया। वो मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है, ब्रुनई भी है, उसके अंदर जापान भी है, जहाँ वो 9 डैश लाइन बढ़ा के उसने पूरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने नाम कर लिया। तो सच्चाई यह है कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला जी। कि क्या जी20 मीटिंग का एक प्रकार से रिज़ल्ट होगा, वो तो समय ही बताएगा। मगर ये सच्चाई है, शी जिनपिंग के आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मगर राइट, ये दिख गया कि किस प्रकार से शी जिनपिंग जो कि एक प्रकार सोच विचार है, किस प्रकार से वो नहीं चाहते राइट। भारत उन्नति करे, भारत को कद मिले, भारत की इज्जत बढ़े। मुझे लगता है ये एक बड़ा कारण था जिसके कारण शी जिनपिंग नहीं आए। बिल्कुल सही है। लेकिन जन साहब एक चीज़ और है और वो ये है कि इस वक़्त जी20 में प्रेज़िडेंट जो बाइडेन आ रहे हैं और 2 दिन तो उन्होंने समिट को जिसमें कहते हैं पार्टिसिपेट करना है। लेकिन बाकी 2 दिन वो ऑफ़िशियल विज़िट पे उन्होंने रहना है हिंदुस्तान का। तो ड्रोन्स के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बात हो रही है। डिफेंस से रिलेटेड ऐसी क्या चीज़ें हैं ड्रोन्स के अलावा? क्योंकि जिस वक़्त मोदी जी ने विज़िट किया था यूएस का, तो वहाँ पे कहा गया कि ये ड्रोन्स की डील जो है ये फाइनलाइज़ हो रही है और अब गालिबन जैसे ही वो न्यू दिल्ली आएँगे और उनका दूसरा जो लास्ट 2 डेज़ वाला रहेंगे समिट के बाद, तो शायद इसी हवाले से या फिर इस तरह की और टेक्नोलॉजीज़ हैं जो दे आर इंटरेस्टेड टू ट्रांसफर दैट टू द भारत या इंडिया। हाँ, बिल्कुल। देखो, सच्चाई ये बात है कि जब अब प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका में, तो उन चीज़ों पे वो बातचीत हुई थी, मगर उनको फाइनलाइज़ करना, उनको तेज़ी से करना है। वो 3 चीज़ें, ओके, एमक्यू न्यू 9 ड्रोन जो है रैप्टर, 31 ड्रोन भारत ले रहा है, और वो बहुत ही मॉडर्न ड्रोन्स हैं। आज की तारीख में बेस्ट ड्रोन्स हैं वर्ल्ड के, और वो जी। हमें 15 चाहिए अपनी नेवी के लिए, 8 चाहिए एयरफ़ोर्स, 8 हमें चाहिए आर्मी के लिए। और इससे आने से भारत की काबिलियत और क्षमता बहुत बढ़ेगी। हमारी सर्विलेंस रेकी और की कैपेबिलिटी नॉर्थ नदर्न बॉर्डर भी बढ़ेगी, वेस्टर्न बॉर्डर बढ़ेगी और मैरीटाइम में बढ़ेगी, क्योंकि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो MQ-9 प्रीडेटर मैरीटाइम वाला है, वो 18,000 किलोमीटर तक जा सकता है। उसका इंडोरेंस 26 घंटे है। उसके अंदर एंटी सबमरीन भी एक प्रकार मिसाइलें हैं। तो एक बहुत पोटेंट वेपन है। उसके बारे में बातचीत की किस तरीके से वो जल्दी आ सकता है, क्योंकि जो बातचीत वहाँ हुई थी यूएस में, उसको ही आगे लेके चलेंगे। इसी प्रकार से जो जेट इंजन की बात हुई थी, कि जी, जो जेट इंजन है जनरल इलेक्ट्रिकल यूएस का और भारत का एचएएल, उनके बीच में कोलैबोरेशन होगा, और वो भारत में बनेगा, और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। क्योंकि ये सच्चाई है, जब से भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हैं, कि जो टेक्नोलॉजी वो कभी देते नहीं थे नेटो के आगे हाँ, बिल्कुल। अलावा, वो भारत को दे रहे हैं। और जेट इंजन 3 कंट्री ने बनाया है, या तो अमेरिका ने बनाया है, या रूस ने बनाया है, या इंग्लैंड ने बनाया है। वो चीन के पास भी नहीं है।
तो जी। सच्चाई ये है कि ये जेट इंजन भारत के लिए बहुत जरूरी था और उसके ऊपर फिर बातचीत है, उसको फाइनलाइज किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये जनरल इलेक्ट्रिकल जो है वो इंजन बनाना स्टार्ट करे भारत के एचएल से, जॉइंट प्रोडक्शन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जी। बड़ा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। उसके बातचीत 5G और 6G की भी बात हो रही है कि भी अभी हमें उसके ऊपर भी काम कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बड़ी बातचीत हो रही है। तो ये जरूरी, ये दिखलाता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी वहां गए थे यूएस में, इसी प्रकार से जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो भी भारत को बहुत अहमियत देते हैं। वो एक दिन यस। पहले आ रहे हैं, बायलैटरल कर रहे हैं। ये दिखलाता है कि इनके रिलेशनशिप में कितनी गर्मी है और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर का मुजाहरा है। मगर सच्चाई ये भी है, भारत बड़े सोच समझ के चल रहा है। भारत किसी की तरफ नहीं झुका हुआ। भारत जो है एक स्ट्रेटेजिक हुँ। पार्टनर अमेरिका का है, भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस का भी है। तो इसलिए ये सच्चाई है, भारत एक आवाज बन के निकला है ग्लोबल साउथ की। भारत एक ऐसे मॉडल को लेकर चला है कि डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का एक प्रकार से आपस में मेल जोल कराए। जी। कहीं ना कहीं भारत जो बता रहा है इसमें कि भाई क्लाइमेट चेंज तो आप चाहते हो, मगर जब तक ये दो जो देश अमीर हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो कि सबसे ज्यादा बड़े पोल्यूटर हैं, अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को या कुछ हुँ। उसकी मदद नहीं करेंगे, तो फिर हम क्लाइमेट चेंज से लड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज बन के उभरे हैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत। तो मुझे लगता है ये जो स्पेशली जो G20 की मीटिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसकी बहुत अहमियत होगी। और अब जो जो बाइडेन एक दिन पहले आए हैं, मुझे जी। लगता है उसकी बहुत बड़ी रीजन है और ऐसा दिखता है कि ये रिलेशनशिप अभी बाउंड टू बाउंड आगे बिल्कुल बढ़ते सही। जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जन साहब एक चीज़ इस वक़्त इंडिया भी अपने एयर ड्रिल्स कर रहा है पाक चाइना बॉर्डर के साथ दूसरी तरफ शाहीन 10 के नाम से पाकिस्तान और चाइना भी कंबाइंड एयर ड्रिल्स कर रहे हैं। क्या एक दूसरे को शो ऑफ पावर है या कुछ और? क्योंकि एक तरफ G20 चल रहा है, फिर ये वाली चीज़ चलना बॉर्डर्स के साथ या कोई थ्रेट ऐसा कोई इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन टाइप कोई चीज़ सम टाइम हो जाती है कि यार ऐसा कुछ हो सकता है बॉर्डर एरिया से या फिर इस वजह से, क्या रीज़न्स आपको नज़र आ रहे हैं? देखो, मुझे फ़क्र G20 एक इंटरनेशनल फोरम है और राइट, इसके अंदर हर टाइप के देश हैं और मुझे बिल्कुल, नहीं लगता कि ऐसे समय में कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए थी चीन और पाकिस्तान ने मिलके। राइट, वैसे तो उन्होंने इन्फॉर्म किया होगा और उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी तरफ जी, करते हैं और भारत भी कर रहा है। बट जी, इट वाज़ अवॉइडेबल, ये सच्चाई। मगर अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ये अब समिट हो रही है दिल्ली के अंदर, क्या इसकी सिक्योरिटी को देख के तो कोई ऐसी शक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका एयर डिफेंस सिस्टम कवच जो है वो बहुत अच्छी तरीके का है। भारत के रफेल भी अभी जो दिल्ली के अंदर बिल्कुल, एयर डिफेंस का काम कर रहे हैं। भारत के पास क्षमता और काबिलियत है। भारत के पास S-400 की 2 रेजिमेंट आ चुकी हैं, जो कि लेटेस्ट आई थी रूस से, जो सबसे बेस्ट बिल्कुल, एयर डिफेंस सिस्टम है आज वर्ल्ड का। तो इसमें कोई करने की जो प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये सच्चाई है कि हाँ, ये ऐसे टाइम में चीन पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ ऐसी एयर ड्रिल की चाहे प्रैक्टिस भी कर रहा हो अपनी तरफ, वो एक गलत मैसेज भेजती है इंटरनेशनल फोरम में। वो अवॉइडेबल था। मगर ये सच्चाई उन्होंने बताया होगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई आउट ऑफ प्लेस है। ये करते रहते हैं नॉर्मल, मगर टाइमिंग इज अ सस्पेक्ट। वो टाइमिंग बदला एग्ज़ैक्टली, जा सकता था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये G20 मीटिंग कोई दो देशों के बीच में नहीं है। जी इसके बिल्कुल, अंदर कम से कम 30 से 40 देश आ रहे हैं और ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड को चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ को बढ़ाया जाए, डेवलपिंग और डेवलप कंट्री इकट्ठे चलें। क्योंकि सच्चाई है कि अगर प्रधानमंत्री का फॉर्मूला देखो, वासुदेव कुटुंब, कि जी, कंप्लीट अर्थ इज वन फैमिली, और वो कहते हैं हम सब एक हैं, ये ग्लोबल वर्ल्ड हैं सभी। और दूसरा वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये पूरी अर्थ एक फैमिली है और जी, हमारा फ्यूचर इकट्ठा है। हम ह्यूमैनिटी का सच्चे हैं। जब भारत का चंद्रयान लैंड किया था मून पे, वो जी, भारत की विजय नहीं थी, वो पूरे ह्यूमैनिटी की विजय है। क्योंकि बिल्कुल, वहां अगर कुछ मिलेगा या जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट करेंगे, तो वो पूरे वर्ल्ड में काम आएगा। जिस प्रकार से नील स्टॉर्म हुँ, आर्मस्ट्रॉन्ग
ने जुलाई 1969 में जी, बिल्कुल। पहला स्टेप मून पे रखा था, तो उसने बोला था इट इज अ स्मॉल स्टेप फॉर ह्यूमन एंड इट इज अ बिग लीप फॉर ह्यूमन काइंड। तो या वो बात है, सच्चाई ये है, ये जीत ह्यूमैनिटी के। तो ऐसे में बिल्कुल, ही ये G20 मीटिंग है, ये एक प्रकार ग्लोबल राइट के लिए है, ये डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में गठबंधन की है, ये ग्लोबल साउथ की आवाज की है, ये एक प्रकार लड़ाई है आपकी क्लाइमेट चेंज से। किस जी। प्रकार से मल्टीलैटरल बैंक, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम टच करना भूल गए फकत, जी, 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 जी। मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, उसकी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कोविड 19 के बाद और जो आपका यूक्रेन रशिया लड़ाई चली जी, हुई जी, है, बिल्कुल, इसके अंदर कंट्री जो छोटे छोटी हैं वो बर्बाद होगी। उनको पहले फूड बिल्कुल, फर्टिलाइजर जो है और फ्यूल, वो पहले ही बहुत मुश्किल थी उनकी इकोनॉमी, उनके रेट 10 गुना बढ़ गए बिल्कुल, हैं, तो वो बिल्कुल। बहुत कमजोर हो गई हैं। तो उनको लोन देने के लिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को बढ़ाया जाए, ये भी बातचीत हो रही है इस G20 में। अब कहाँ तक चलेगा ये टाइम बताएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये G20 मीटिंग, ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की बेहतरीन के लिए है। हुँ, 80% बिल्कुल, ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इज रिप्रेजेंटेड बाय G20, और फिर राइट, उसके पास स्पेशल एनविटीज में, ये किसी के अगेंस्ट नहीं, ये सबको साथ लेके है। और ये समझना चाहिए, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के फायदे के लिए है, ना कि किसी एक देश के लिए। हाँ, ये सच्चाई है, भारत ने इसको जिस प्रकार से शोकेस किया है, उसमें भारत को खुद तो फायदा होगा, क्योंकि भारत की डेवलपमेंट होगी, टूरिज्म आएगा, भारत की डाइवर्सिटी को देखा जा रहा है, भारत को दिखाया जा रहा है कि भाई भारत क्या कर सकता है। और इसीलिए भारत का जो कद है वो ऊंचा होता है, और भारत का बेशक, कद इसलिए भी ऊंचा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह में अब भारत को एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। वो सब चीजें इसको दिखा सकती हैं कि इंडिया हैज अराइव। तो वो राइट, सच्चाई है। ये डिपेंड करता है कि हमने कैसे शो केस किया, और वाकई जो लास्ट 9 महीने से हम G20 पे कर रहे हैं, 200 से ज्यादा मीटिंग की, पूरे इंडिया के बिल्कुल। अंदर अलग अलग जंग किया, शो केस किया, और ऐसे मुद्दों को टच किया जो वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक, फकर बेशक। बिल्कुल जन साहब आपकी बात इसमें कोई डाउट नहीं है कि जी20 समिट की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ़ एक चीज़ के हवाले से नहीं है बल्कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं और दुनिया की 80% इकोनॉमी को ये कंट्रीज़ जो है रिप्रेज़ेंट करती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोविड-19 के बाद या रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो कुछ देखने को मिला उसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक को भी बहुत ज़्यादा टफ टाइम मिला हुआ है, वो इकोनॉमी के हवाले से हो या बाकी इन्फ्लेशन के हवाले से हो बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना था और अभी आगे भी है। तो अगर इस हवाले से कोई बात ऐसी होती है जिससे बाकी जिनकी छोटी इकोनॉमीज़ हैं उनको फ़ायदा होता होता है, तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी बात और क्या होगी। जन साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फकर, ऑल द थैंक बेस्ट यू एंड सर। गॉड ब्लेस। बाय। थैंक यू सर। बहुत